सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही फंडामेंटल राइट्स को लेकर इतना ही उदार रवैया अपनाया है या कभी नैरो नरेशन भी हुआ है। नैरो नरेशन से मेरा मतलब ये है कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा संकुचित कर दिया, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रियाओं को रखा और नेचुरल जस्टिस पे काम नहीं किया। तो इसका जवाब है हाँ। ये एक केस है जिस केस का नाम है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस। इस केस में क्या होता है, A.K. गोपालन अपोजिशन पार्टी के कम्युनिस्ट लीडर होते हैं जो 1947 से ही किन्हीं केसों के मध्य जेल में होते हैं, और जब वो वापस निकलने वाले होते हैं तभी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1950 में प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 लाया जाता है और उसके तहत उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। वो आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत और आर्टिकल 22 के तहत मेरी जो पर्सनल स्वतंत्रता है, यानी कि पर्सनल फ्रीडम है, मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो बड़ी बड़ी बाधित हो रही है। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे 1950 का जो प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट है उसके तहत आपने जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बड़ा ही नैरो डिसीजन दिया। उन्होंने दो वर्डों का यूज़ किया, एक था प्रोसेस ऑफ लॉ और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस केस को बहुत बड़ा वाइड एंगल दिया गया और बाद में देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी कोई कानून है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्मित किया गया है और उससे अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स है वो वॉइड भी हो रहे हैं या आपके फंडामेंटल राइट्स उससे थोड़ा हनन हो रहा है या थोड़े कम हो रहे हैं, तो भी इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। अब उसी के बाद ये सवाल उठने लग गए कि क्या कानूनी प्रक्रिया और फंडामेंटल राइट्स, कानूनी प्रक्रिया बड़ी है या फंडामेंटल राइट्स इसके आगे कुछ भी नहीं है। जबकि आर्टिकल 13 तो हमें ये कहता है कि अगर कोई राइट्स, अगर ऐसा कोई कानून जो कि या फंडामेंटल राइट्स को कम कर देता है, वॉइड कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो वो कानून अपने आप ही निरस्त माना जाएगा। इस पे बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ हुई, बहुत सारे विचार किए गए, मंथन किए गए और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को अपनाया गया। जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को थोड़ा चेंज कर दिया और कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के हिसाब से ही फंडामेंटल राइट्स को और मानव जीवन को देखा जाना चाहिए और इसी हिसाब से हर निर्णय दिए जाने चाहिए ताकि कि मानव के अधिकार हैं वो पूर्णतः सुरक्षित रहे। यानी कहने का मतलब है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ अपनाया जाना चाहिए, ना कि प्रोसीजर ऑफ लॉ। प्रोसीजर ऑफ लॉ का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया, और जबकि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ यानी कि उचित कानूनी प्रक्रिया का निर्माण करना चाहिए जिसमें निष्पक्ष जांच हो, जो आपका कानून बना रहा है वह पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्ति हो, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो और प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन किया जा रहा हो, जहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई आशंका नहीं हो। अगर कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया जो उचित है उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून को बनाया जा रहा है और वो कानून बनता है, तो वो कानून आपके अगर अधिकारों को भी अगर संकुचित कर रहा है तो भी वो वॉइड नहीं होना चाहिए। और दो वर्ड यूज हुए, एक तो हुआ प्रोसीजर ऑफ लॉ और दूसरा हुआ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका मतलब होता है उचित कानूनी प्रक्रिया, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई कानून उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया गया है और नेचुरल जस्टिस के आधार पर वो कानून पास हुआ है तो उस कानून से कोई भी फंडामेंटल राइट्स है वो तो वॉइड हो ही नहीं सकते। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा बड़ी संज्ञा दी गई और आदमी का, एक इंसान का, एक मनुष्य का, एक नागरिक का जो दायरा है, अधिकारों का दायरा है, उसे और बढ़ा दिया गया। ऐसे जानने के लिए हमें फॉलो करते रहे लीगल लॉयर्स पे।